मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL एपिसोड 47 अगेंस्ट पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड। स्पष्ट आप देख सकते हैं, बैनर पे आपको दिख रहा है PACLL। और आप लोगों को ये फुल फॉर्म नहीं बताया गया था पहले, इसीलिए आप लोगों से देश के गद्दारों ने इस कंपनी में काम करवाया। आप लोगों को इसमें शॉर्ट नेम बताया गया था PACL लिमिटेड, जबकि वो पूरा शॉर्ट नेम नहीं था, क्योंकि लिमिटेड तो वो फुल में बता रहे थे, बाकी नाम शॉर्ट में बता रहे थे। मैंने आज इसको पूरा शॉर्ट में कर दिया PACLL, यानी जो लास्ट वाला L है उसका मतलब है लिमिटेड। तो जब लास्ट वाले L का मतलब लिमिटेड है, तो शुरू के 4 अंकों का मतलब क्या है? 4 शब्दों का जो PACL लिखे हैं। P फॉर पाक, A फॉर अल, C फॉर चमन, L फॉर लाहौर। पाक अल चमन लाहौर, और लास्ट में जो L है उसका मतलब है लिमिटेड। अब इन धोखेबाजों ने आपको क्या कहा कि इसका नाम है पल्स एग्रोटेक कारपोरेशन लिमिटेड। आप ये लिख के देखिए अपनी कॉपी में कि PACL लिमिटेड लिखें, और फिर उसके बाद उसको एक एक शब्द को अलग अलग उठाएं। P को उठाएं पल्स, ठीक है, A को उठाया एग्रोटेक, C को उठाया कारपोरेशन, फिर जो L बचा वो कहां जाएगा? L जो बचा वो कहां जाएगा? अब सीनियरों ने बताया L फॉर लिमिटेड। अरे लिमिटेड तो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, लिमिटेड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई। तेजिंदर पाल सिंह चन्नी, ये आप लोगों ने उसका नाम सुना है, और शॉर्ट नेम TP चन्नी है कि नहीं है? कभी उसने शॉर्ट में TPC चन्नी लिखा है क्या? कि सी बार चन्नी और TPC चन्नी? क्योंकि चन्नी उधर फुल फॉर्म में बता रहा है, तो इधर C क्यों लिखेगा? निर्मल सिंह भंगू, उसका भी शॉर्ट में कई जगह नाम लिखा हुआ है, NS भंगू लिखा हुआ है। क्या NS भी भंगू लिखता है क्या? कि B माने भंगू और फिर भंगू लिखा है अलग से, NSB भंगू? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। इधर जो PACL लिमिटेड है, तो L फॉर लिमिटेड कैसे हो सकता है? लिमिटेड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। PACLL का मतलब है जो लिमिटेड, वो L मैंने आज अलग से लगा दिया है, इसमें लिमिटेड हटा दिया, शॉर्ट फॉर्म में रख दिया L। अब पूरे अक्षरों का आप नाम अच्छे से देख लीजिए। P अगर उनके हिसाब से माने पल्स एग्रोटेक कारपोरेशन लिमिटेड, तो फिर ये एक L कहां जाएगा? इसका वास्तविक नाम जो है वो है पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड। ये हमने आप लोगों को भ्रम दूर कर दिया, क्लियर बता दिया कि इसका मतलब क्या है। अगर किसी को चैलेंज करना हो तो चैलेंज करें, हम एविडेंस दे देंगे कि बाकायदे इसका नाम यही है, ठीक है। अब उसके बाद आज के वीडियो में हम दो बातें करेंगे। एक करेंगे दानिश आलम के बारे में, जिसने योजना बनाई है पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की। आज की तारीख में वो मौन धारण इसलिए किया हुआ है क्योंकि यूपी में आदित्यनाथ योगी जी की सत्ता है। तो उसका कहना यह है कि योगी जी के जाते ही पूरे उत्तर प्रदेश को दहला देंगे, केवल इसके कारण चुप है। उसका आज के वीडियो में खुलासा किया जाएगा। और इसके अलावा आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूंगा, क्योंकि मैं साथियों वैसे भी आज 5-6 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो कोई भरोसा नहीं है कि अब फिर कब वीडियो बनेगा, कोई भरोसा नहीं। तो उन लोगों को तो आराम से खैर शांति मिल रही होगी जो लोग सोचते थे कि इसको वीडियो शेयर कराने और लाइक कराने से करोड़ों रुपए मिलता है। 5-6 दिन से करोड़ों रुपए नहीं मिला, और हो सकता है अभी मैं और 5-6 दिन फिर ना बनाऊं तो हो सकता है फिर करोड़ों रुपए मुझे नहीं मिले, तो उनको थोड़ा राहत मिलेगी।
जीरो चैनल वाला 5-6 दिन में एक बार वीडियो बना रहा है। तो मैं इस बात पर विशेष आज ध्यान दिलाना चाहूंगा सभी लोगों को कि जिन भी लोगों ने किसी भी कंपनी में जिनका पैसा जमा है और उन्होंने पैसा लेने के लिए लीगल प्रोसेस अपनाया है, कंज्यूमर कोर्ट जाने का विचार बनाया है, और हमारे द्वारा बताई गई ईमेल आईडी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, इन्वेस्टर हेल्प प्रोवाइडर, वहां पर मेल करके जिन लोगों ने अपना डाटा भेजा और उसके बाद उनसे कुछ फीस, जो एडवोकेट फीस है जो वो बनाने की, जो आपकी मेमोरेंडम बनेगा, वो फीस मंगवाई गई, आप लोगों ने फीस जमा करी। अब उन लोगों को, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत है, तो काफी लोगों का डिले हो रहा है कि इतने दिन हो गए अभी तक दस्तावेज नहीं आए, तो मैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक फॉर्म यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो पूरे फॉर्मेट में जो जो जानकारी है पहले तो वो जरूर प्रोवाइड कराएं। उसके बाद वो सभी लोग फोन पर बात कर सकते हैं, उनका फोन रिसीव होगा। किसका? जिन्होंने पैसा भेजा हुआ है अपनी, मतलब जिन्होंने डाटा भेजा हुआ है उन्होंने नहीं, डाटा भेज दिया बस उनका फोन रिसीव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिन्होंने डाटा भेजने के बाद जब उनसे मेमोरेंडम बनाने की जो फीस है जो वो मंगवाई गई है और उन्होंने वो फीस अकाउंट में जमा कर दी है, बताए हुए अकाउंट में अगर फीस जमा कर दी है, तो उसके बाद वो अगर उनके मन में कुछ भी आशंका हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी हो, तो वो फोन कर सकते हैं, उनका फोन रिसीव होगा। मैं पहले ही जानकारी दे दूं तो वो लोग फोन कर सकते हैं और वो फोन करें, फोन पर वो लोग संपर्क में रहें जो लोग फीस पे कर चुके हैं, ये विशेष ध्यान दीजिए। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि फोन कैसे करेंगे आप लोग। पहली बात तो वो नंबर आपका हमारे पास सेव होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने वो नंबर अपने भेजे ही नहीं है, तो मैं एक बार आप लोगों को फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को फॉर्मेट स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फॉर्मेट सोशल मीडिया पर भी शेयर होता है, उसी में से ये बीच का टुकड़ा लिया गया है। मैं आज उसके टुकड़े की डिटेल बता रहा हूँ, उसमें 9 खंड दिए गए हैं, 9 खंड दिए गए हैं। उन 9 कॉलम्स में जो आपको भरना था वो अलग से ही कहीं जानकारी लिख करके या टाइप करके अपनी ईमेल में टाइप करके या कागज में लिख करके उसका फोटो खींच करके मेल पर भेज दीजिए, ताकि ये 9 जो खंड है इनमें पूरे जो बॉक्सेस हैं, ये 9 बॉक्सेस जो है, इनमें दी हुई जानकारी अगर यहाँ सेव हो जाएगी तो इसमें आपका मोबाइल नंबर दिया गया, फिर आपकी जैसे ही फोन आएगी तो आपकी फोन रिसीव होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करें। मैं उन 9 बॉक्सेस को क्लियर आप लोगों को दिखा रहा हूं कि कौन कौन से हैं। ये जिन साथियों ने अभी तक न भेजे हो, न बनाए हो, तो वो लोग ये बना सकते हैं। ये देखिए साथियों, सबसे पहले दिख रहा है अधिकृत वार्ताकार का नाम, ऑथराइज्ड नेगोशिएटर नेम एंड एड्रेस, यानी जो व्यक्ति, जिन लोगों के केस है उनसे मतलब नहीं है यहाँ, उन सब में से जो व्यक्ति संपर्क में रहना चाहता है हम लोगों से, जिसने पेपर भेजे हैं, जिसकी जिम्मेदारी है फीस भेजना, वो व्यक्ति अपना नाम और पूरा पता लिख करके भेज दे। केस किसका है उससे मतलब नहीं है, कस्टमर कौन है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद वो व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर भेज दे, ठीक है। ये दूसरा बॉक्स। तीसरा बॉक्स है कि वो जिनके डाटा भेज रहा है वो पैसा किस कंपनी में जमा है। ये ध्यान दीजिए, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग मेमोरेंडम बनेगा, एक कंपनी के लिए एक ही बनेगा। ऐसे नहीं कि 4 कंपनियों में 10 लोगों के जमा है, आपने कहा 10 का ही ज्वाइंट करना है। अरे 4 कंपनियों में है भैया, 4 केस बनेंगे, कैसे बनेगा एक ही ज्वाइंट? नहीं बनेगा। कंपनी का नाम, ठीक है।
इसके बाद आ जाइए ब्रांच का जिला, यानी जिस ब्रांच में पैसे जमा हुए हैं उसका जिला कौन सा था। अलग अलग ब्रांचों में भी जमा हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन जिन ब्रांचों में जमा हुए हैं आप लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो कस्टमर जो है एक ही जिले में रहते हो। तो अगर मान लीजिए आपके पास 8 कस्टमर हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा फलाने जिले में, चौथा, पांचवा, छठवां दूसरे जिले में, सातवां, आठवां तीसरे जिले में। जिन जिन जिलों में आ रहे हैं उनके नाम उस प्रकार से बस नंबर डालते जाइए कि ये इस जिले के हैं, ठीक है। इसके बाद फरियादी का गृह जिला। अब फरियादी सब एक ही जिले के हैं कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। अगर फरियादी अलग अलग जिले के हैं तो आप लिखिए 1 से 4 फलाने जिले के, 5 से 7 फलाने जिले के, 8वां फलाने जिले का। अब हम मैच करेंगे कि क्या आपकी वो ब्रांच या आपका रहने वाला जिला, क्या दोनों में से कोई एक चीज यानी एक स्थान आपके एक ही जिले में मैच हो रहा है तो केस ज्वाइंट हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग करेंगे। ये सब स्थितियां निर्भर करेंगी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। तो आप ये जानकारी जरूर देख लीजिए कि कौन ग्राहक किस जिले में जमा किया पैसा और किस जिले में रहता है। अगर सभी एक ही जिले के हैं, सबने एक ही जिले में जमा किया है और एक ही जिले में रहते हैं तो झंझट ही खत्म, फिर तो ज्यादा टेंशन ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उन्होंने जमा किसी अलग जिले में किया है और रहते यहाँ है। उदाहरण के रूप में रहते कानपुर में है, पैसे जमा कानपुर के बगल में किसी दूसरी ब्रांच में कर दिए, किसी ने तीसरी में कर दिए, रहते सभी कानपुर में तो कानपुर में ही लगेगा केस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार वो अलग अलग डिटेल बना के भेजेंगे तो समझने में आसानी होगी। इसके बाद टोटल फरियादियों की संख्या, टोटल कितने लोग हैं जिनके केस करने हैं, और फिर उन लोगों के टोटल केस कितने हैं ये लिखना है। इसके बाद अपेक्षित दस्तावेज। अपेक्षित दस्तावेज मतलब आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो हमसे हेल्प, आप क्या चाहते हो। पेपर बनाना, क्योंकि हमारे पास तो 4-5 प्रकार की हेल्प की जाती है। भाई पुलिस की कंप्लेंट बनानी है वो बन जाती है पुलिस के पास देने के लिए कि पुलिस के माध्यम से कार्रवाई कराना चाहते हैं। हालांकि पुलिस के माध्यम से कार्रवाई आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि पुलिस ले दे के मामला निपटा देगी, आपकी कार्रवाई धरी की धरी रह जाएगी। दूसरा होता है आप पहले सोचते हैं, क्योंकि पुलिस की क्या है कि कंप्लेंट जो बनेगी आपको जो बना के दी जाएगी तो सस्ते में बनती है, तो लोग सोचते हैं चलो यहाँ पर करके देखे, हो सकता है पुलिस के दबाव में और पेमेंट हो जाए, हो भी सकता है। लेकिन न हुआ तो फिर वो पैसा गया पानी में, फिर अगली कार्रवाई। इसके बाद आता है कुछ लोग बोलते हैं कि लीगल नोटिस भेज दें, कि हम लीगल नोटिस भेज देंगे उनको, तो हो सकता है वो नोटिस पढ़ के हमको पैसा दे दें, जल्दी से वो घबरा जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले जैसे ये चोर महाचोर जब ईमानदारी से आपको पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो लीगल नोटिस से क्या घबराएंगे। वो जब तक उनकी गर्दन नहीं दबोची जाएगी तब तक वो पैसा नहीं निकालेंगे। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि लीगल नोटिस देने से दे देंगे तो आप लीगल नोटिस मंगवाइए, उसकी चार्ज कम लगती है। यानी अपेक्षित दस्तावेज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप वो लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर आप सीधा कोर्ट जाना चाहते हैं कि भैया हमको न तो अब पुलिस में कंप्लेन करनी है और न ही हमको लीगल नोटिस भेजना है, हम सीधा कोर्ट में जाना चाहते हैं, हम न्यायालय की शरण में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आप वहां पर आइए। तो आप इसमें लिख दीजिए कि हमको केस मेमोरेंडम फाइल बनवानी है। और अगर आप कुछ जानकार हैं वहां के बारे में तो केवल केस मेमोरेंडम फाइल। यदि आप वहां के जानकार नहीं हैं तो साथ में मार्गदर्शन, क्योंकि केस मेमोरेंडम के साथ साथ आपको मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ेगी कि केस में कैसे लगाना है, क्या लगाना है, क्या क्या करना है, कैसे बनेंगे। कागज तो बन के हाथ में आ गए, लेकिन उन कागजों को कैसे उपयोग में लाना है उसका भी चाहिए। तो जो लोग जीरो चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मार्गदर्शन हमारी तरफ से पूर्ण रूपेण फ्री मिलेगा। हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लेकिन जो हम लोगों से जुड़े हुए नहीं थे उनकी चार्ज उसकी लगेगी। जितनी केस मेमोरेंडम फाइल बनाने की चार्ज है उसकी जस्ट आधी चार्ज लगेगी आपको मार्गदर्शन फी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपको पेपर भी बन के हाथ में मिलेंगे और फिर वो पेपर कोर्ट में कैसे लगाने हैं, साथ में क्या क्या करना है, कौन कौन कोर्ट जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये सब आपको बताया जाएगा।
क्योंकि आप 10 लोग मिलकर के कंज्यूमर कोर्ट में केस करते हो और आपके मन में यह भ्रम होता है कि 10-10 लोग हम कोर्ट कैसे जाएंगे। तो 10 लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट केवल एक आदमी जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो परमिशन का लेटर जो है तो वो केस मेमोरेंडम फाइल में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें कौन सिग्नेचर करेगा, कौन लगाएगा, क्या करेगा, कोर्ट कौन जाएगा, उसके लिए ऑथराइज्ड कैसे बनेगा अथॉरिटी लेटर, वो सब आपको बन के मिलेगा और वो सब समझाया जाएगा। तो वो जो जीरो चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जो लीगल फाइट करते हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट, और जो जीरो चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए थे उनको भी हेल्प की जाएगी, क्योंकि वकील का दायित्व तो है भैया अपने काम करना, बिजनेस है उसका, तो उसकी फीस ली जाएगी। अब उसकी फीस कितनी, वो चार्ट में लिखी हुई है, जितनी केस मेमोरेंडम फाइल बनाने की फीस है उसकी जस्ट आधी फीस है गाइडेंस की, जो मार्गदर्शन शीट बनेगी जो उसकी जस्ट आधी, यानी पेपर पूरे अंग्रेजी में रहेंगे लेकिन उसका संक्षिप्त हिंदी अनुवाद आपको मार्गदर्शन के रूप में बन के मिलेगा। आप आसानी से केस समझ सकते हैं और कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, हम बैठे, हम खुद बात करेंगे कोर्ट में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट पहले हम थोड़ी बात करेंगे, पहले आप जाइए, क्या दिक्कत आती है बस आप बाहर आइए, हमको बताइए, हम खुद फोन कर लेंगे। हमारे पास फोन नंबर है, पूरे देश भर में जितनी भी कंज्यूमर कोर्ट है उन सबके हमारे पास नंबर है। अब ये है कि कुछ जगह फोन रिसीव ही नहीं होते या कई जगह फोन अब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 2-2.5 साल पहले के हैं। अब कई लोगों ने 2-2.5 साल में बिल्डिंग इधर से उधर चेंज की गई है तो नंबर अभी वो एक्टिवेट नहीं हुए, तो वो बात दूसरी है। लेकिन जनरली ज्यादातर हमारे पास नंबर है और कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हम कोर्ट में खुद बात करेंगे, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, हम आपको बता देंगे कि फिर आपको क्या करना है। लेकिन मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूं कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जंप करेंगे, यानी जैसे ही न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में शरण लेंगे तो आपके साथ न्याय होगा, बशर्ते एक कि आपके जो मैटर है उसका जो कॉज ऑफ एक्शन, यानी जो उसका आपके साथ जिस दिन गलत हुआ या जो मैच्योरिटी डेट थी उस दिन को, या उस दिन जिस दिन से आपको पेमेंट लग गया कि अब मिल ही नहीं सकती, उस दिन को और आज के दिन के बीच में 24 महीने से अधिक अगर वक्त बीत गया है, यानी टाइम लिमिट समाप्त हो गई है, तो आपका केस रिजेक्ट होने की संभावना है। हम कोशिश करेंगे, हम ऐसे दाव पेच बना के देंगे जिससे पॉसिबल हो कि आपका केस रिजेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी वीकनेस तो वीकनेस होती है भाई, कमजोरी तो कमजोरी होती है। लंगड़ा आदमी कब तक खड़ा रहेगा कोई भरोसा नहीं कहा जा सकता ना, इसलिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है उनमें। लेकिन जिनका टाइमली केस है, 2 साल अभी मैच्योरिटी डेट को नहीं बीते हैं, मैं उनकी पहले ही गारंटी देता हूँ, ये आपकी कंज्यूमर कोर्ट जब फैसला करेगी तब करेगी, मैं पहले ही गारंटी देता हूँ कि आपको पूर्ण भुगतान चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिलेगा, मुआवजा मिलेगा और जो अदालत का आप खर्च करेंगे वो भी मिलेगा। आपकी अगर जितनी वाजिब डेट्स हैं, क्योंकि 8 तारीखें जो है संविधान में दी गई है, आप 8 और उनकी तरफ से कोई मजबूरी होगी उसकी जोड़ लीजिए। 16 तारीखों के अलावा अगर 17वीं तारीख फिजूल में बढ़ाई जाती है, यानी बिना किसी ऐसे तथ्य के कि आपकी कोई सवाल किया गया है आपने जवाब नहीं दिया, वो बात दूसरी है, लेकिन आपकी तरफ से पूरी तैयारी है और फिजूल में सामने वाला व्यक्ति का वकील नहीं आया, सामने वाली पार्टी नहीं आई, या सामने वाली पार्टी की स्वास्थ्य तबीयत खराब है और वो डेट ले रहा है, अगर 17वीं डेट पड़ रही है तो उस डेट का 500 रुपए आपको मिलेगा। 18वीं लग रही है उसका भी 500 रुपए मिलेगा, ये मैं आपको दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी। इसके अलावा जब आप जीतेंगे केस तो जितनी डेट्स पड़ी हैं उन सारी डेट्स का 500 रुपए भी हम आपको दिलवाएंगे। तो ये आपको, क्योंकि हालांकि 8 डेट्स तो कंज्यूमर कोर्ट द्वारा निर्धारित है, उसका तो कोई इतना मिलेगा नहीं मुआवजा, वो नॉर्मल है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें कौन सा दाव कब खेलना है उसका लाभ आपको मिलेगा। तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप केस में पराजित नहीं होंगे। पराजित होने की सिर्फ एक वजह हो सकती है कि आपका केस टाइम पार हो गया, यानी आपने 2 साल तक कोर्ट जाने
की योजना ही नहीं बनाई, कोर्ट से दूरी बनाए रखी, और अब आप चाह रहे हैं कि हम चले जाएंगे। तो ये गलत है। आप समय का विशेष ध्यान रखिए। 2 साल का पूर्ण डंके की चोट पे आप अदालत में खड़े हो सकते हैं, अदालत आपके साथ है। ठीक, तो अपेक्षित दस्तावेज आपको बनवाए, तो इसमें लिख लीजिए केस मेमोरेंडम फाइल, या मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो मार्गदर्शन भी। लेकिन जो जीरो चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए थे उनको मार्गदर्शन के लिए लेने की जरूरत नहीं है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन देंगे। इसके बाद है एकल या संयुक्त। एकल या संयुक्त का मतलब है किसी ने 4 फाइलें भेजी और चारों का अलग अलग करना चाहता है तो कर सकता है, चार्ज ज्यादा लगेगी। अगर संयुक्त करेगा तो चार्ज कम लगेगी। वो कहते हैं उसमें चार्ट में दी गई है कि संयुक्त करने में कितना % आपको छूट मिलेगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए। तो बस इतनी ही जानकारी है कि ये सारे 9 बॉक्सेस देख करके उसकी जानकारी, जिन्होंने पैसे भेज दिए हो, अगर उन्होंने ये 9 जानकारियां नहीं दी है तो वो अभी वो जानकारी दे दें। ये 9 बॉक्सेस जो अभी मैंने वीडियो में बताई, वो जानकारियां अलग से लिख के भेज दें, तो उनका मोबाइल नंबर सेव आएगा। वो कभी भी फोन करेंगे तो उनका फोन रिसीव होगा, तो उनको फोन पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। पेपर तैयार हो रहे हैं, बहुत सारी भारी संख्या में है इस समय केस, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। और काफी सारे लोगों ने अभी मेल भेजा हुआ है डाटा के लिए, लेकिन उनको पैसे भेजने के लिए ही सूचना नहीं गई। उसकी भी वजह यही है, इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ पहले जिनके नंबर लगे हुए हैं पहले उनको क्लियर किया जाए। भारी तादाद में आ चुके हैं। हमने इतना सोचा नहीं था कि इतने सारे केस अदर कंपनीज में भी होंगे, तो भारी तादाद में। और मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लोग किस मिट्टी के बने हैं कि 22/8/2014 को पीएससीएल लिमिटेड बंद होने के बाद पीएससीएल से रिलेटेड अन्य कंपनियों में लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के पैसा डिपॉजिट किया, बढ़ चढ़ के इतने अकाउंट्स ओपन करवाए, और आज उनको क्या सुनने को मिल रहा है? और पीएससीएल के खत्म होने के बाद मिल जाएगा। पीएससीएल के खत्म होने के बाद, ये तो मैटर के खत्म होने के बाद तो आप बचोगे ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। ये कैसा बहाना है कि पीएससीएल के मैटर से क्या लेना देना है इसका? अब वो बोल रहे हैं कि लोढ़ा कमेटी ने कंपनी की प्रॉपर्टी फ्रीज कर रखी है। भाई किसानों में भी, इधर भी। मेरे को एक बात बताइए, जो प्रॉपर्टी लोढ़ा कमेटी के पास है वो प्रॉपर्टी 22/8/2014 के पहले ही सीबीआई के पास थी। तो जो 22/8/2014 के बाद पैसा जमा हुआ, उसका उस प्रॉपर्टी से क्या रोल हुआ? आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि भाई जो लोढ़ा कमेटी के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी पहले से ही सीबीआई के पास थी। 2013 में सीबीआई ने जब्त करी है वो प्रॉपर्टी, और आपने पैसा जमा किया 2015 में, 2016 में, और सीबीआई के पास प्रॉपर्टी थी 2013 में। तो आपके 15 वाले पैसे का उससे क्या लेना देना? ये सब सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है, आप लोगों को भ्रमित करने की, गुमराह करने की। आप इनकी बातों में मत आइए, आप कंज्यूमर कोर्ट में आइए। कंज्यूमर कोर्ट में ये लिख के देंगे कि एक कंपनी की प्रॉपर्टी लोढ़ा कमेटी ले गई है, तो कंज्यूमर कोर्ट में पूछा जाएगा, पूरा हिसाब ले आओ ना, कुल कितना पैसा आया, कितने की प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ कहाँ खरीदी, और उसके बाद लोढ़ा कमेटी के पास कितनी है, उसके पास गई कैसे। लोढ़ा जी तो आपके पास आए नहीं थे कभी प्रॉपर्टी लेने। भाई लोढ़ा जी कभी आए तो नहीं थे किसान में पैसे लेने के लिए प्रॉपर्टी, और लोटस में प्रॉपर्टी लेने नहीं आए थे, तो ये गई कैसे? ये तो कंज्यूमर कोर्ट में ही सवाल उठेगा, तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी, क्योंकि ये बताएंगे कि साहब वो तो सीबीआई ने दी, मतलब पहले से ही सीबीआई के पास थी, तो आपने सीबीआई से लेने के लिए क्या किया था? आप ये बताइए कि लोढ़ा कमेटी 2016 में बनी, इस कस्टमर ने पैसा 2015 में जमा किया, सीबीआई ने प्रॉपर्टी 2013 में ले ली थी। तो जब 2013 में सीबीआई ने प्रॉपर्टी ले ली तो आपको 13 में ही सीबीआई के पास जाना चाहिए ना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके घर से गाड़ी उठा के कोई पुलिस अधिकारी लेके जाता है जब्ती करने, तो आप 6 साल के बाद जाओगे क्या कि भैया मेरी गाड़ी आप ले आए थे? आप दूसरे दिन जाओगे ना। जब 2013 में सीबीआई ने इनकी संपत्ति जब्त कर ली तो इनको दूसरे दिन सीबीआई में जाना चाहिए था ना। वो क्यों नहीं गए थे? उसका कोई दस्तावेज है इनके पास कि ये सीबीआई में गए थे? ये अड़क जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। इन लोगों ने पूरी मिल करके एक खिचड़ी पकाई हुई है कि पीएससीएल के कस्टमर को ये बोलते थे कि हम किसान के नाम पे संपत्ति खरीदते हैं,
हम लोटस के नाम पे भी संपत्ति खरीदते हैं, ये सब पीएससीएल की है। और किसान के कस्टमर को ये बोलते हैं अरे वो तो संपत्ति पीएससीएल में चली गई इसलिए हमको घाटा हो गया। संपत्ति एक है, सालों सारे कस्टमरों को ये बोल रहे हो। तो ये इन लोगों की गेम थी, क्योंकि इनका धंधा था आरडीएक्स का, इनका पेशा था देश को बहलाने का। क्यों? क्योंकि इनका नाम है पाक अल-चमन लाहौर लिमिटेड। ये गोपाल सिंह चावला की गैंग है। आप गोपाल सिंह चावला को नहीं जानते हैं, इन सीनियरों ने बताया गोपाल सिंह चावला गोपाल दास भवन नई दिल्ली बहुत बड़ा समाज सेवी है, साला भड़वा आतंकवादी है। आप उसको पहचानते नहीं हो वो कौन है, लेकिन जीरो चैनल जानता है, उसकी आज पूरी पोल खुलेगी। तो ये जानकारी देकर के आप उसमें जो आपके डिपॉजिट संबंधी डॉक्यूमेंट्स हो उनकी फोटो खींच करके, पहली और अंतिम रसीद, सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, जो भी आपने जिस कंपनी में डिपॉजिट किया है पहली और अंतिम रसीद और आधार कार्ड की फोटो खींच करके भेज दीजिए। ध्यान दीजिए, जो फोटो खींच करके भेजते हैं तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि फोटो क्लियर खींची है कि नहीं खींची है। पहले फोटो को खुद देख लीजिए कि आपकी मोबाइल में फोटो क्लियर दिख रही है, जो कुछ अंदर मैटर लिखा है समझ में आ रहा है। आधार कार्ड की फोटो खींच ली, आधार कार्ड नंबर दिखाई दिया, नाम वाम अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एड्रेस दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई जब एड्रेस दिखाई नहीं देगी तो मैं मिलाऊंगा कैसे? हमको मैच करना है, पूरी एड्रेस उसमें से लिखनी है, फिर आप जो एड्रेस बताएंगे उसमें मैच करेंगे क्या अंतर है, जो सही एड्रेस होगी वो लिखी जाएगी। तो जो चीज आप भेज रहे हैं, वो पॉलिसी बॉन्ड का फोटो खींच के दे भेज रहे हैं, अंदर पॉलिसी बॉन्ड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा क्या है, बस वो किसान ऊपर दिख रहा है बड़ा। अरे तो किसान थोड़ी लिखना है, हमको कस्टमर का नाम लिखना है, कस्टमर का आता पता लिखना है, कितना पैसा जमा किया, किस तारीख को जमा किया, पॉलिसी नंबर क्या है, ये सब लिखना है, कितना पैसा मिलना है, कब मिलना है, ये सब लिखना है उसमें से देख के। तो जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम लिखेंगे क्या? तो जो फोटो खींचे पहले आप खुद फोटो चेक कर लीजिए कि एकदम क्लियर है कि नहीं, उसके बाद आप भेजिए। और विशेष करके ये 9 बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं, ये जानकारी जिन्होंने भी पैसा भेज चुके हैं जो लोग, वो लोग भी अगर उन्होंने ये 9 जानकारियां न दी हो तो वो 9 जानकारियां ये अलग से लिख करके भेज दें जल्दी। और उसके बाद जब चूंकि मोबाइल नंबर उनका रहेगा तो वो कभी भी फोन करेंगे तो उनका फोन रिसीव होगा और उनको फोन पे रिप्लाई दी जाएगी। और विशेष ध्यान दें, जो आप लोग मेल भेज रहे हैं इन्वेस्टर हेल्प प्रोवाइडर में, उसमें आप ये जानकारी दे दीजिए कि जीरो चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है, हम आपको ये भेज रहे हैं। या आप सीसी में, जब आप उनको मेल भेज रहे हैं तो सीसी में आप zero-news-channel@gmail.com मेल डाल दीजिए। सीसी में हमारी चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको जानकारी मिल जाएगी कि आपने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, बाकी हम संपर्क कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा दिन में 4 बार संपर्क होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर सीसी में भी आप अगर मेरी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग केवल हम ही को भेज देते हैं, उधर भेजते ही नहीं है, ये मत करिए, क्योंकि मैं भी देख लूंगा, मेरे ध्यान से उतर गया, मैं वहां नहीं भेज पाया तो आपकी वहां पहुंची नहीं, कोई मतलब ही नहीं हुआ। आपने मेरे को भेज दी, मेरे पास आ गई और मैं ध्यान दी, मैंने तो यही सोचा कि हाँ आई होगी, उधर भी गई होगी, चलो देखिए। तो ये विशेष ध्यान दीजिए कि आप उधर भेजिए और सीसी हमको भेज दीजिए, तो हमको पता चल गया कि हाँ ये मैटर है। और उधर उनको भी जो सीसी में अगर मेरी ईमेल आईडी दिखाएगा तो हमसे संपर्क करेंगे, जो भी कुछ उसमें जो भी समझना होगा। तो ये आप समझ लिए। अब इसके बाद साथियों बात करते हैं हम आज के वीडियो के बारे में। सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश से संबंधित मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले साथियों हम जानकारी देंगे, ये आपको स्क्रीन पर नाम दिख रहा है बिंद्रा प्रसाद यादव। ये बिंद्रा प्रसाद यादव नाम है, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे PACLL के। किसके? बिंद्रा प्रसाद यादव ये कार्यकारी प्रबंधक थे पाक अल-चमन लाहौर लिमिटेड की। ये कंपनी किसकी थी? गोपाल सिंह चावला की। गोपाल सिंह चावला गोपाल दास भवन नई दिल्ली। भारत सरकार से रियल एस्टेट का बिजनेस बता करके और छिप करके निर्मल सिंह भंगू, दानिश आलम और बिंद्रा प्रसाद यादव, इन सब लोगों ने मिल करके गोपाल सिंह चावला को साइड में रख करके छिपा करके, क्योंकि उसके नाम से दिक्कत होती है इनको, तो इन्होंने उसका लाइसेंस लेकर के और
आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवा के गरीबों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया कि हम लोगों से पैसा लेकर के और आतंकवादी गतिविधियों में लगाएंगे। ये इनकी योजना थी। मैं साबित कर सकता हूं कि इन्होंने 1 लाख की एक जमीन खरीद करके उसकी 20 लाख में रजिस्ट्री करवाई और 19 लाख रुपए की आरडीएक्स खरीद करके इन्होंने आतंकवादियों और नक्सलवादियों को दे दी। 1 लाख की जमीन PACLL ने, यानी पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड ने भारत के ही किसी नागरिक से 1 लाख की एक जमीन खरीदी और उसकी रजिस्ट्री करवा दी 20 लाख। 20 लाख में रजिस्ट्री करवाई और सामने वाली पार्टी को कुल 1 लाख रुपए पे किया, तो 19 लाख कहां गया? उस 19 लाख रुपए से आरडीएक्स खरीदी गई और नक्सलवादियों को सप्लाई की गई। ये था इनका मेन बिजनेस। बिंद्रा प्रसाद यादव ये तो एक छोटे से मुर्रे हैं, असली खिलाड़ी था दानिश आलम। असली खिलाड़ी था दानिश आलम, मैं जिसकी बात कर रहा हूं। और बिंद्रा प्रसाद यादव हालांकि आज की तारीख में भी वो अपने आप को बेगुनाह बता रहा है, कह रहा है कि मैं ये जो गेम खेल रहा हूं वो दानिश आलम की पूरी सच्चाई जानने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि बिंद्रा प्रसाद यादव आज भी यही कह रहा है कि दानिश आलम आतंकवादियों की मदद करता है, बाकी कोई नहीं करता। हम लोग तो केवल इनके साथ चमचागिरी कर रहे हैं ताकि और सच्चाई पता चले। क्योंकि हमको दानिश आलम के बारे में जो भी जानकारी मिली है, ये अटल सच्चाई है कि हमको जानकारी बिंद्रा प्रसाद यादव ने दी है। हमको नहीं था मालूम कि दानिश आलम इतना बड़ा आतंकवादियों का मददगार है। हमको नहीं मालूम था कि उसने लखनऊ से 26 करोड़ ले जाकर के आरडीएक्स खरीदी थी। ये सारी जानकारी हमको बिंद्रा प्रसाद यादव ने दी, क्योंकि बिंद्रा प्रसाद यादव हमारा खुफिया रिपोर्टर था। लेकिन हमें कुछ ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली कि बिंद्रा प्रसाद यादव ने भी उस 26 करोड़ में कुछ हिस्सा लिया है, क्योंकि आरडीएक्स की ले आने और ले जाने में कुछ हाथ इसका भी था। तो हमने इसको तत्काल बर्खास्त कर दिया। लेकिन फिर अभी हमने इसको काफी समय पहले बर्खास्त किया हुआ है, लेकिन अभी फिर हाल ही में इस बंदे ने जानकारी दी, भाई आपने हमको बर्खास्त कर दिया, लेकिन हम आज भी बिंद्रा प्रसाद यादव की और आगे की सच्चाइयां जानने के लिए हम उसके साथ खड़े हैं। हम आतंकवादियों के मददगार नहीं है, लेकिन हम मजबूरी में काम कर रहे हैं ताकि उसकी और सच्चाई पता चले। इसने बताया असली आतंकवादियों का मददगार दानिश आलम है। अब सच्चाई ईश्वर जाने कि ये कितना आतंकवादियों का मददगार है, या दानिश आलम की और सच्चाई जानने के लिए, एविडेंस एकत्रित करने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन ये एक अटल सच्चाई है कि जीरो चैनल को दानिश आलम के बारे में, जो दानिश आलम ने आतंकवादियों की मदद करी, उनको जो आरडीएक्स सप्लाई करी, जो उन्होंने लखनऊ से 26 करोड़ रुपए दानिश आलम ने ले जाकर के उसकी आरडीएक्स खरीदी थी, वो पूरी जानकारी हमको बिंद्रा प्रसाद यादव ने दी थी। हम बिंद्रा प्रसाद यादव के बारे में पहले पूरी जानकारी दे दे। वो भी चूंकि पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, और एग्जीक्यूटिव जो मैनेजर होता है, जो ब्रांच मैनेजर होता है, वो सिर्फ ब्रांच के दायरे में रहता है। जो रीजनल मैनेजर होता है वो केवल उस रीजन के दायरे में रहता है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं, उनका कोई दायरा नहीं होता है। उनका काम करने की कोई सीमा नहीं होती है, वो पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक धुरंधर इनका एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, पूरे देश में काम कर सकता था, पूरे देश की किसी भी ब्रांच से कहीं से भी नगद पैसा ले जाकर के किसी भी उपयोग में ला सकता था। ये इसके पास राइट्स थे, अधिकार थे। क्यों? क्योंकि ये प्रमोटर भी था, प्रमोटर था PACLL का, पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड का। और 26 करोड़ जो लखनऊ से गायब हुआ, जो दानिश आलम लेके गया, वो बिंद्रा प्रसाद यादव भी साथ में लेके गया। वो तो बिंद्रा प्रसाद यादव खुद बता चुका है। और बिंद्रा प्रसाद ने ये बताया कि वो 26 करोड़ हम इसलिए इसके साथ लेके गए ताकि हमको ये पता चले कि ये 26 करोड़ कहाँ लेके जा रहा है। तब इसने बताया कि ये 26 करोड़ अपने घर में ले गया, और फिर वहां पर कुछ खूंखार लोग बैठे थे, उनमें से उन्होंने कुछ पैसा उनको दे दिया, और बाकी कुछ पैसा बचा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ खरीदा, और फिर इसने बताया कि आरडीएक्स भी इसने खरीदी थी उस पैसे से, और आरडीएक्स सप्लाई करी आतंकवादियों। और जो खूंखार लोग थे उसमें उसने बताया कि उसकी शक्ल शायद बुरहान वानी से मिल रही है, जा
जाकिर मूसा से मिल रही है। इसका मतलब जाकिर मूसा और बुरहान बानी दानिश आलम के घर में आए। ये सारी बातें बिंद्रा प्रसाद यादव ने बताई। अब हम जीरो चैनल उसी समय हमने दिखा दिया था, प्रसारित किया था, लेकिन हमने उस समय ये नहीं बताया था कि ये जानकारी किसने दी, क्या दी। लेकिन जैसे ही हमको पता चला कि बिंद्रा प्रसाद भी उनमें मिला हुआ है, तो हमने तुरंत बिंद्रा प्रसाद को बर्खास्त कर दिया और अपने चैनल पे बता दिया कि भैया हमने इसको बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये तो सच्चाई है, क्योंकि वो खुद बता चुका है कि वो प्रमोटर था पाकल चमन लाहौर लिमिटेड का, वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। अब उसकी मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को एड्रेस भी बता देता हूं। बिंद्रा प्रसाद यादव की एड्रेस है पूरे पहला पोस्ट दतौली, हैदरगढ़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। ये किसकी एड्रेस है? बिंद्रा प्रसाद यादव की। अब हम उनका मोबाइल नंबर भी आपको दिखा देते हैं। बिंद्रा प्रसाद यादव का मोबाइल नंबर है 9918513513 और दूसरा नंबर है 7607065269। आगे की बात करते हैं। इसके बाद अब एक खूंखार व्यक्ति का नाम आ रहा है दानिश आलम। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीन पर उसका नाम आ रहा है। ये है साथियों दानिश आलम। ये ही खूंखार आदमी है और बिंद्रा प्रसाद यादव कह रहा है कि दानिश आलम आतंकवादियों का मददगार है। हम उसके खिलाफ सबूत एकत्रित करने के लिए उसकी चमचागिरी कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है, यानी जीरो चैनल को ऐसा लग रहा है कि बिंद्रा प्रसाद यादव दानिश आलम को बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी वो आरडीएक्स की तो जानकारी दे दिया, 26 करोड़ की भी जानकारी दे दिया, लेकिन अभी और बहुत सारी जानकारियां हैं जो शायद वो नहीं दे रहा है। इसलिए कि 26 करोड़ की जानकारी वो तो हमको आज नहीं तो कल मिल जाती, क्योंकि वो तो पैसा डिपॉजिट हुआ है और वो पैसा किसी बैंक में जमा नहीं हुआ। तो ये तो बिंद्रा प्रसाद यादव को पहले से ही पता चल गया कि जीरो चैनल अब देश भर में मुहिम चलाएगा, पता लगाएगा कि ये जो अगस्त में पैसा जमा हुआ वो पैसा कहां गया। तो हो सकता है दानिश आलम ने ही इसको कहा हो कि तुम इसके खुफिया रिपोर्टर बन जाओ और इसको बता देना ये 26 करोड़ के बारे में, तो जीरो चैनल तुम पर विश्वास भी करेगा। और हुआ भी यही कि हमने बिंद्रा प्रसाद यादव पर विश्वास किया। उसने बताया था हमको कि अगस्त 2014 में लखनऊ से 26 करोड़ रुपए नगद दानिश आलम लेकर के आया। उसने आरडीएक्स खरीदी और जाकिर मूसा और बुरहान बानी उसके घर में आए हुए थे, उनको उसने आरडीएक्स सप्लाई की। ये किसने बताया? बिंद्रा प्रसाद यादव ने। अब जीरो चैनल को लगने लगा कि ये तो सच है यार, अगर इतनी सारी जानकारियां दे रहा है तो इसका मतलब ये विश्वसनीय योग है, लोग हैं ये, इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। ये तो देश हित में इतनी बड़ी जानकारी दे रहा है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इस बंदे ने इस जानकारी को लखनऊ के कलेक्टर और एसपी तक भी पहुंचाया। तो हमें महसूस हुआ कि इसका मतलब ये सही व्यक्ति है। लेकिन हमें दूसरी जगह से जानकारी ये आई कि ये इन्होंने लखनऊ से नहीं, बाराबंकी से, उन्नाव से और आसपास के कई क्षेत्रों से पैसा एकत्रित करके और उससे आरडीएक्स खरीदी थी। 26 करोड़ नहीं, कम से कम 200 करोड़ रुपए की आरडीएक्स खरीदी। 26 करोड़ बता के इसका मतलब 200 करोड़ का गोलमाल बताया ही। अब सच्चाई ईश्वर जाने। लेकिन आज की तारीख में भी बिंद्रा प्रसाद यादव ये बता रहा है कि आतंकवादियों का मददगार दानिश आलम है। बाकी लोग तो सिर्फ उसकी सच्चाई खोदने के लिए उसके साथ हैं, ऐसा बोल रहा है। 2-3 मैंने नाम और बताए थे, उनके बारे में भी इन्होंने बताया। एक नाम बताया गोपीचंद वर्मा, एक नाम बताया श्रीचंद वर्मा। तो उन लोगों के भी नाम बिंद्रा प्रसाद यादव ने जब बताया तो ये कहा कि वो लोग भी दानिश आलम की पूरी सच्चाई जानने के लिए और सबूत एकत्रित करने के लिए उसके साथ हैं। बाकी वो सब देश हित में
अच्छा कार्य करना चाहते हैं, और वो लखनऊ से जो पैसा गया दानिश आलम ने और किसको आरडीएक्स सप्लाई की, ये जानने के लिए वो आरडीएक्स इसकी दानिश आलम की चमचागिरी कर रहे हैं, ऐसा बिंद्रा प्रसाद यादव ने बताया। अब वो ईश्वर जाने कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि बिंद्रा प्रसाद यादव ने ही जीरो चैनल को बताया कि दानिश आलम 26 करोड़ रुपए लखनऊ से लेकर के गया, उसकी आरडीएक्स खरीदी, और वो दानिश आलम अब किसी को बता ही नहीं सकता कि वो 26 करोड़ कहां गया। कोई भी पूछ के दिखाए नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो आरडीएक्स खरीद लिया, बोल थोड़ी सकता पुलिस को कि हमने आरडीएक्स खरीदी। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस उससे अगर ये पूछे कि ये 26 करोड़ रुपए गए कहां, दिखाओ, तो वो कहां से दिखाएगा, वो तो आरडीएक्स खरीद लिया। अगर झूठ बोलेगा बैंक में जमा किया, तो पुलिस हो सकता है बैंक पहुंच जाए, दिखाओ भैया बैंक में कहां है, बोल दे डीडी बनी है तो दिखा दो भैया डीडी कहां बनी है, क्योंकि खरीदी तो आरडीएक्स गई थी। ये अटल सच्चाई है। अब क्या चाहता है बिंद्रा प्रसाद यादव, क्या सच और जानना चाहता है, क्या पुलिस के सामने रखना चाहता है, ये ईश्वर जाने। हम उत्तर प्रदेश पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें शीघ्र जांच करें, क्योंकि बिंद्रा प्रसाद यादव ने जो एक जानकारी हाल ही में हमको दी, वो ये दी कि दानिश आलम सिर्फ इंतजार कर रहा है योगी सरकार के जाने का। 2022 में योगी सरकार चली जाएगी, ऐसा मानना है इनका, और उसके बाद दानिश आलम पूरे उत्तर प्रदेश को दहला देगा। ये बिंद्रा प्रसाद यादव ने बताया कि दानिश आलम की जो योजना है वो पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की है। उसी योजना के लिए इसने आरडीएक्स इतनी सारी मात्रा में खरीद के रखा हुआ है। 26 करोड़ नहीं बल्कि और करोड़ों रुपए। और अभी दानिश आलम का फोकस सिर्फ इस बात पर, साथियों नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बिंद्रा प्रसाद यादव ने यह बताया कि दानिश आलम सिर्फ योगी सरकार के जाने का इंतजार कर रहा है। 1-1.5 साल के अंदर ये सरकार जैसे ही जाएगी, नई सरकार बनेगी, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश को दहला देगा दानिश आलम। ये बिंद्रा प्रसाद यादव ने बताया। और दानिश आलम लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से पुलिस केवल 1-1.5 साल तक कोई कार्रवाई न करे, इस मैटर के बारे में जांच पड़ताल न करे, उसके बाद तो पुलिस को हम करने भी नहीं देंगे। ऐसा कहना है बिंद्रा प्रसाद का कि दानिश आलम की यही योजना है। फिर पुलिस पर यह दबाव बनाएंगे और फिर कोई जांच नहीं होगी, फिर आरडीएक्स आतंकवादियों को गई और पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाया जाएगा। ये जानकारी दी है बिंद्रा प्रसाद ने। अब दानिश आलम का हम बता दें कि उस CLL पाकल चमन लाहौर लिमिटेड में क्या पद था, वो क्या करता था। तो वो पाकल चमन लाहौर लिमिटेड का सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। दानिश आलम गोपाल सिंह चावला गोपाल दास भवन नई दिल्ली की कंपनी पाकल चमन लाहौर लिमिटेड का सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, जिसकी एक ब्रांच लखनऊ में, एक बाराबंकी में भी थी। और वो इसी कंपनी का दानिश आलम प्रमोटर भी था, क्योंकि प्रमोटरों को ही अधिकार है ब्रांचों से नगद पैसा ले जाने की, छूट है और कोई नहीं ले जा सकता। और दानिश आलम की हम आप लोगों को पूरी एड्रेस दिखाना चाहेंगे। दानिश आलम की एड्रेस है रानीपुर, गतौली, हैदरगढ़, बाराबंकी। ये दानिश आलम की एड्रेस है। और दानिश आलम का मोबाइल नंबर आपको देना चाहेंगे 9918364993 और दूसरा नंबर है 8318930010। ये हो गए इनकी नंबर की बात। अब इसके बाद साथियों हम एक जानकारी आप लोगों को और देना चाहेंगे। वो ये जानकारी देना चाहेंगे कि हमको बाराबंकी के एक पोस्टमैन ने एक विशेष जानकारी दी, वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। बाराबंकी के पोस्टमैन ने एक जानकारी दी हमको कि दानिश आलम के नाम से एक पोस्ट आई थी और वो दानिश आलम के इस घर में देने गया। तो दानिश आलम के घर से लोगों ने बताया कि दानिश आलम गायब है और अब कोई नजदीक में जल्द आने की संभावना भी नहीं है। पोस्टमैन ने पूछा कि वो कहां गया है, बता दीजिए तो हम लिख दें, हमको मालूम ही नहीं है।
पोस्टमैन को ये आशंका हुई कि पक्का दानिश आलम आतंकवादियों का मददगार है और वो आतंकवादियों की मदद करने ही गया है, इसीलिए घर में किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ गया है, कहाँ रहता है। काफी लंबे समय से गायब है और लंबे समय तक गायब रहेगा। भरोसा नहीं है। पोस्टमैन ने बताया कि वो पोस्ट उन लोगों ने नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि उस पोस्ट में लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था दानिश आलम सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर PACLL पाकल चमन लाहौर लिमिटेड, प्रमोटर PACLL पाकल चमन लाहौर लिमिटेड। ये लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था और उसके घर के लोग समझ गए कि वो RDX जो खरीदी थी दानिश आलम ने, उसके संबंध में हो सकता है कुछ लिखा ना। और उन्होंने नहीं लिया। पोस्टमैन ने बताया कि उसको भी आशंका, क्योंकि जब हमने पोस्टमैन से पता किया कि भाई आपको कुछ ऐसा लगा, बोला हाँ मेरे को भी ऐसा लगा कि वो आतंकवादियों का मददगार है, कुछ गड़बड़ है। नहीं तो आज के युग में कोई व्यक्ति अपने घर से महीनों से लापता हो और पता नहीं कब आएगा, कोई भरोसा ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ है, पता नहीं कब होगा। ये कोई सामान्य नागरिक ऐसा होता है क्या? ये आतंकवादियों के मददगार है, कभी कहाँ निकल गए, कहाँ एनकाउंटर हो जाएगा, कहीं गोली लग जाएगी, क्या होगा, कोई भरोसा ही नहीं है। तो इसलिए उनके घर के लोग जो होते हैं वो साफ साफ कहते हैं भैया भरोसा ही नहीं है उसका कब आएगा, और जिंदा आएगा भी नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो रोज पता नहीं कितनों को मारता है और पता नहीं कौन कब उसको मार डालेंगे कोई। ये दानिश आलम के घर की स्थिति बताई पोस्टमैन ने। अब पोस्टमैन ने कितना सच बताया कितना झूठ बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझसे पुलिस पूछे तो मैं बाकायदे पोस्टमैन का नाम बताऊंगा और बता दूंगा भैया ये पोस्टमैन है, ये बता रहा था। आप पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड चेक करिए, क्योंकि अगर पोस्ट लेने से इनकार किया है तो पोस्टमैन ने उसमें टीप लगाई होगी, टीप लगाई होगी तो वो रिकॉर्ड में दर्ज होगी। आप पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड देख लीजिए कि ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये सारी जानकारी हम बाकायदे पुलिस को देने को तैयार है, बट एक कंडीशन पर, आर्थिक मानसिक शोषण किए बगैर। न तो हमारा नाम ओपन किया जाएगा और न हमसे कोई 1 रुपए का आर्थिक शोषण किया जाएगा हमारा। इधर आ जाओ, बयान दे, खर्च करो, ये करो, ये भैया हम लोगों की हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, उसका जो इस प्रक्रिया में खर्च होगा वो सरकार से लेगा। तो हमारा जो खर्च होगा वो कौन देगा? हम खर्च क्यों करें? हम ऑलरेडी टैक्स के रूप में पे करते हैं इनडायरेक्टली। हम जितना अपने शरीर के पर खर्च करते हैं, अपने पेट पर खर्च करते हैं, भरण पोषण में जो खर्च करते हैं, उसमें 70% टैक्स के रूप में शामिल रहता है। तो हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण किए बगैर हमसे सरकार जितना भी सहयोग चाहेगी हम बिल्कुल देंगे। एक एक एविडेंस ला करके देंगे कि 26 करोड़ रुपए लखनऊ से कौन सी अटैची में डाल के गया, वो अटैची कौन से रंग की थी, वो अटैची ले आकर के दिखा देंगे। भले वो टूट गई हो, वो टूटी हुई भी लाके पुलिस के सामने रख देंगे। किस किस व्यक्ति ने वो 26 करोड़ रुपए जमा किए थे, हम उन गरीबों की पूरी सूची बना करके उनकी एक एक रसीद की फोटो खींच के ले आके दिखा देंगे। बट उनकी फोटो खींचने का उसका पैसा सरकार देना, एक एक कस्टमर को ढूंढने का खर्च देना, हम पूरा ढूंढ के ले आके दिखा देंगे कि ये 26 करोड़ जमा हुआ, ये 26 करोड़ यहां लेके गया, ये इस अटैची में लेके गया। अब पूछो इससे कि अटैची में ले जाने के बाद 26 करोड़ इसने कहां किया, क्योंकि इसने RDX किससे खरीदी, RDX किस आतंकवादी को दी, ये हम कहां से ढूंढेंगे? हम आतंकवादियों को थोड़ी ढूंढ पाएंगे, हम पाकिस्तान थोड़ी जाएंगे। पाकिस्तान से आतंकवादी दानिश आलम के घर में आते थे, अब हम उनको कहां ढूंढने जाएंगे पाकिस्तान? लेकिन 26 करोड़ आए, दानिश आलम के घर गए, ये सारे हम एविडेंस देंगे। उसके बाद दानिश आलम की गर्दन दबोचे सरकार, उससे पूछे भैया ये 26 करोड़ कहां गया? RDX नहीं खरीदी तो दूध दही खरीदी, दिखाओ कौन सा दूध है भाई, कौन सी दही है, कौन सा मक्खन है, कौन सा पनीर है, क्या खरीदे थे? 26 करोड़ में तुम खरीदे क्या थे, ये दिखाओ। पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ खरीदा ही नहीं तो पता चल जाएगा ना कि RDX खरीदी है। तो
ये शासन का काम है, प्रशासन का वो लोग करें। बाकी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी कि महेंद्र प्रसाद यादव ने भले आज की तारीख में हमने उसको निलंबित कर दिया है, हमने उसको सस्पेंड कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, लेकिन फिर भी उसने जानकारियां अच्छी पहुंचाई, क्योंकि उसी ने जानकारी दी कि पोस्टमैन उसके घर में गया और पोस्टमैन को उसके घर के लोगों ने जो बताया जिस हिसाब से, वो साफ साफ इसका मतलब है कि वो किसी न किसी आतंकवादियों की मदद ही करने गया हुआ है। घर में पता ही नहीं है किसको कि किस आतंकवादी के पास गया है, और कब लौटेगा ये भी भरोसा नहीं है। अब इंदिरा प्रसाद ने बताया कि बाकायदा पोस्टमैन ने उसमें टीप लगा दी, लिख दिया कि कोई भरोसा नहीं है कि वो कब लौटेगा, कोई भरोसा नहीं। जब पोस्टमैन ने पूछा कहां गया है, हमको नहीं मालूम। जब नहीं मालूम तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि भरोसा नहीं है, है? तो ये सारे खेल थे, ये देशद्रोहियों का काम था। देशद्रोहियों की एक कंपनी थी PACLL, पाकल चमन लाहौर लिमिटेड, और इनके एक एक देशद्रोही को हमें गिरफ्तार करवाना है। इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, और हम इनको गिरफ्तार करवा के रहेंगे, फांसी के तख्ते पे झुला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें थोड़ा सा आप जागिए, आप लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट किया है कम से कम वो हिसाब किताब हमको बताइए, ताकि हम पता लगाएं कि इन सुअरों ने कितनी RDX खरीदी है, इन्होंने देश में कितनी दहशत फैलाई है और भविष्य में कितनी दहशत फैलाने की योजना है। ये तब पता चलेगा जब हमको एक्चुअल में पता चलेगा कि इनके पास पैसा कितना आया था और वो पैसा कहां गया, क्योंकि पैसों से जो संपत्तियां खरीदी वो तो सिर्फ 11,706 करोड़ की, बाकी से तो RDX खरीदी, तो बाकी कितना आया था ये तो पता चले, उस हिसाब से पता करेंगे, आगे देखेंगे। और चिंता मत करिए साथियों, आप लोगों का पैसा लौटेगा, पूर्ण चक्रवर्ती ब्याज के साथ लौटेगा। इन सारे प्रमोटरों को भुगतान करना पड़ेगा, प्रमोटरों को घेरेंगे, चिंता मत करिए। भले इन्होंने RDX खरीदी हो, इसके लिए तो फांसी होगी, लेकिन इनकी संपत्तियां बेचकर हम इनसे भुगतान आप लोगों को दिलवाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।